नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश स्पेशल। पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी है। यूक्रेन में चल रही भीषण लड़ाई अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। नेटो ने सहयोगी देशों की सेनाओं को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। भले ही जंग दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर हो रही हो, लेकिन उसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। हमारे देश के सैकड़ों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें से कुछ का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी है, जहां एक निष्पक्ष और ईमानदार सरकार के चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। चुनावी राजनीति खास तौर से 3 चीजों से बहुत अधिक प्रभावित होती है: पावर, इन्फ्लुएंस एंड करिश्मा। इस बार लखनऊ की लड़ाई में ये तीनों फैक्टर वोटरों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसका आकलन करने में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी असमर्थ हैं। चुनावी अखाड़े में चीलम, टोटी, खटिया खड़ी और बुलडोजर की गूंज जोर शोर से सुनाई दे रही है। साइकिल का टेरर से कनेक्शन जोड़ने के साथ ही कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गूंज भी चुनावी अखाड़े में सुनाई दी। यूपी के चुनाव में इस बार एक और खास बात देखने को मिल रही है। जात पात के साथ ही नए वोट बैंक गढ़े जा चुके हैं। मसलन सरकारी योजनाओं का फायदा पाने वाले लाभार्थी, महिलाएं और युवा। ये एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जिसमें सभी जातियों और मजहब के लोग शामिल हैं। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल के पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग में लैपटॉप और टैबलेट जोड़कर किस तरह अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आज बात करेंगे कमल के यूपी पथ की। युवा अखिलेश यादव यूपी की हुकूमत अपने हिसाब से चला रहे थे। वो साल 2013 का था। संभवतः अखिलेश को इस बात का एहसास होने लगा था कि वो लोगों की नजरों में एक आज्ञाकारी पुत्र तो हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे। उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता जिस ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे साइकिल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। समाजवादी परिवार में जनरेशन गैप का साइड इफेक्ट मतभेद से आगे बढ़ते हुए मनभेद में बदलने लगा। दूसरी ओर बीजेपी की नजर 2014 के लोकसभा चुनाव पर थी। केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप रोजाना मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे। बीजेपी को केंद्र की राजनीति में बड़ी संभावनाएं दिख रही थीं। पार्टी रणनीतिकारों को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बीजेपी को केंद्र की सत्ता में ला सके। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में एलके आडवाणी को चेहरा बनाने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। आरएसएस के समर्थन और सलाह पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आडवाणी के कड़े विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बना दिया। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने के लिए लगातार माथापच्ची चल रही थी। डर यह था कि अगर बीजेपी इस बार भी सत्ता में वापस नहीं आ पाई तो पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी में कई खेमे बन गए। एक खेमा आडवाणी के पक्ष में था तो दूसरा खेमा किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाने की वकालत कर रहा था। ऐसे में बीजेपी और संघ को नरेंद्र मोदी में संपूर्ण संभावना दिखी। भारतीय जनता पार्टी का 14 में बिल्कुल स्वरूप बदल गया। जो भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, इन सारे लोगों का ये थोड़े से सॉफ्ट लाइनर रहे और एक सिद्धांतों की कमोवेश सिद्धांतों की राजनीति पर चलते रहे। लेकिन जब 14 में मोदी और शाह जी आए
तो यहाँ से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आक्रामक होती चली गई। नरेंद्र मोदी पहले से ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। उनके गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। उनका सामाजिक आधार भी बीजेपी को सूट कर रहा था। गोवा में बीजेपी के भीष्म पितामह यानी आडवाणी की नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया। अब संघ भी आडवाणी के साथ नहीं था। मोदी ने अब कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मोदी अच्छी तरह समझ चुके थे कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसीलिए उन्होंने यूपी में कमल खिलाने के लिए मंथन शुरू कर दिया और सबसे पहले अपने करीबी अमित शाह को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनवाया। अब अमित शाह यूपी में एक एक वोट का हिसाब करने लगे। हर लोकसभा सीट का पूरा विश्लेषण होने लगा, जाति के हिसाब से, युवा वोटर्स के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से। अमित शाह ने चुनाव से पहले सभी जिलों का दौरा करके बूथ व्यवस्था को मजबूत किया। साथ ही पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को उन्होंने कारगर तरीके से लागू किया। अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने अपनी किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी में उनके मिशन यूपी के बारे में लिखा है कि पूरे प्रदेश में करीब 4 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज बीजेपी के लिए पूरे समर्पित भाव से प्रतिबद्ध होकर खड़ी थी। सभी को एक्टिवेटेड मोबाइल फोन दिए गए थे। बीजेपी के कॉल सेंटर से रोज ही इन पर फोन की घंटी बजती थी। इसके फीडबैक के आधार पर रोजाना रिपोर्ट तैयार की जाती थी और अमित शाह की टेबल पर रख दी जाती थी। शाह की पारखी नजरें डेटा और सूचनाओं के इस वृहद संग्रह के बीच समस्याओं और रुकावटों की पहचान करने और बारीकी से उनका निपटारा करने में जुटी रहती थी। शाह 24 घंटे इस कंट्रोल रूम के संपर्क में रहते थे। अमित शाह यूपी में एक एक बूथ मजबूत करने में लग गए। सूबे के जातीय समीकरणों पर भी उनकी पैनी नजर थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बीजेपी के लिए लहर पैदा करनी शुरू कर दी। गुजरात मॉडल की तर्ज पर तस्वीर बदलने का वादा करने लगे। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। बात अगस्त 2013 की है। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में एक ऐसी चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते एक सांप्रदायिक आग में बदल गई, जिसकी चपेट में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर जिले के कई इलाके आ गए। दंगा कंट्रोल करने में अखिलेश सरकार के पसीने छूट गए। जाट समुदाय और मुस्लिमों के बीच हुई हिंसक झड़पों में हजारों लोग बेघर हो गए, कई निर्दोष मारे गए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। समाजवादी सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप भी लगे। 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बीच दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की होड़ सी लग गई। नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अपना पूरा ध्यान यूपी पर लगाया। उन्होंने 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, वडोदरा और वाराणसी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुजरात के वडनगर से वाराणसी पहुंच गए, भगवान शिव की नगरी। मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मोदी को किसी से भी कनेक्शन जोड़ने में महारत हासिल है। उन्होंने अपने इसी हुनर का इस्तेमाल एक एक वोट जोड़ने के लिए किया। पूरे देश में नारा लगने लगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी रणनीतिकारों की समझ में अच्छी तरह आ चुका था कि यूपी में ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। ऐसे में मोदी ने मुलायम और अखिलेश पर प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया।
दिनों मैं जहां जहां जाता हूं, बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। गाजियाबाद से गाजीपुर तक हर सीट जीतने के लिए ठोस रणनीति पहले से तैयार थी। सूबे के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल को अपने गठबंधन के रथ पर सवार कराया, तो मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी का समीकरण पूरी तरह बदल दिया। ये समझेंगे ना। अमित शाह के समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि पश्चिमी यूपी के लोगों के मन में कौन सा तूफान उमड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी महारथियों ने सूबे की समाजवादी सरकार पर प्रचंड प्रहार शुरू किया। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो? अगर मेरे भाइयों बहनों, आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले दिल्ली की सरकार बदलनी पड़ेगी और बाद में लखनऊ की सरकार भी बदलनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। भारत माता की। अमित शाह ने जाटलैंड में उन चेहरों को आगे किया जिन्हें यूपी पुलिस दंगों का आरोपी बता रही थी। संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा, हुकुम सिंह जैसे चेहरों को आगे कर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरे नैरेटिव को जाट स्वाभिमान से जोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की रणनीति को फुस कर दिया। जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की नजर थी, उस कुर्सी पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को बैठाने का सपना देख रही थी। वहीं कांग्रेस जीत के हैट्रिक लगाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। मोदी की ओर आते हर तीर का यूपी के दंगल की पार्टियां जवाब दे रही थी। ये जो बड़ा बड़ा सीना लिए घूमने का बात कह रहे हैं, कभी इन्होंने हमारे पहलवान नहीं देखे होंगे, पन्नेलाल और रामाश्री। अगर इनके साथियों को देख लेते तो कभी सीने की बात नहीं करते। और सीने का सवाल नहीं है, सवाल दिल कितना बड़ा है। मायावती 2014 लोकसभा चुनाव को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े मौके के तौर पर देख रही थी। वो अपनी रैलियों में कभी समाजवादी पार्टी पर, कभी बीजेपी पर, तो कभी कांग्रेस पर हमला बोल रही थी। नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर हमले के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों को बदलाव और अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया, जिस पर यूपी के लोगों ने भरोसा किया। चाहे मायावती रही हो या फिर अखिलेश यादव रहे हो, दोनों को यह नहीं समझ में आया कि वो पुरानी वाली राजनीति खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि आपने वो 85% वाला नारा हो, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये वाला नारा, वो सब समय नहीं रहा। अब वो 85-15 भी नहीं रहा। अब हर जाति की अपनी अस्मिता है, हर एक को अपनी हिस्सेदारी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसे सभी समूहों को, ऐसे सभी वर्गों को एक तरह से कहें कि उनकी आकांक्षाओं को और पंख लगाया, थोड़ा सा खाद पानी उसमें दिया। वाराणसी चुनावी अखाड़े पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने अजय राय जैसे हैवीवेट उम्मीदवार को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी वाराणसी में अपने उम्मीदवार उतारे। एक ओर नरेंद्र मोदी अपने सियासी विरोधियों पर प्रचंड प्रहार कर रहे थे, तो दूसरी ओर लोगों को अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे थे। उल्हड़ और फक्कर मिजाज वाली काशी के लोग बड़े ध्यान से सियासत के बदले मिजाज को देख रहे थे और हिसाब लगा रहे थे कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। यूपी के लोगों ने जात पात, धर्म और वोट बैंक के सभी अनुमानों को झटका देते हुए मोदी को 73 सीटों से नवाजा। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कमल खिल गया। मुलायम और गांधी परिवार के सीटों को छोड़कर हर जगह मोदी छाए रहे। मायावती की बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। समाजवादी सरकार की लाल बत्तियों का तिलिस्म, अखिलेश यादव का मुफ्त लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता जैसी बड़ी योजनाएं भी समाजवादी पार्टी को युवाओं का वोट नहीं दिला सकी। मुलायम सिंह का प्रधानमंत्री बनने का सपना एक बार फिर टूट गया। समाजवादी पार्टी के टिकट से सिर्फ मुलायम सिंह का परिवार ही लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहा। मायावती की पार्टी से एक भी उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच पाया। छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी
अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। सूबे में जात पात के सभी समीकरण ध्वस्त हो गए। कहा यह भी जाता है कि अखिलेश यादव के मुफ्त लैपटॉप ने यूपी में बीजेपी की राह आसान कर दी। बीजेपी ने सूबे के लोगों तक पहुंच बनाने के लिए मुलायम सिंह और अखिलेश की तस्वीरों वाले लैपटॉप का इस्तेमाल किया, जिस पर नरेंद्र मोदी के भाषण लोगों ने सुने और कमल खिलाने में मदद की। उधर अखिलेश यादव इस रिसर्च में जुट गए कि समाजवादी पार्टी की सेहत के लिए कौन नुकसानदेह है और कौन उनकी साफ सुथरी छवि पर डेंट मार रहा है। – 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन से अखिलेश यादव को बेचैन कर दिया। वो हिसाब लगाने लगे कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कहां-कहां कील काटे दुरुस्त करने हैं। कई मुद्दों पर युवा अखिलेश की सोच उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से मेल नहीं खाती थी। वो पार्टी की पुरानी छवि बदलने के लिए लगातार दिमाग लगा रहे थे, लेकिन इसमें आड़े आ रहे थे पार्टी के ही सीनियर नेता। दरअसल समाजवादी परिवार में मतभेद साल 2012 से ही शुरू हो चुके थे, जब मुलायम सिंह ने अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। उसके बाद से ही मुलायम परिवार में दो गुट महसूस किए जाने लगे। एक में अखिलेश और उनके चाचा रामगोपाल यादव और दूसरे गुट में शिवपाल यादव थे, जिन्हें अमर सिंह का साथ मिल रहा था। दरअसल बात 2016 की है और महीना जून का। यूपी धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ गठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि इससे पार्टी की छवि बिगड़ेगी और उन्होंने वीटो कर दिया। बात इस हद तक गई कि समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल का विलय रद्द करना पड़ा। इस घटना से मुलायम परिवार का झगड़ा सड़कों पर आ गया। 12 के चुनाव में ही ये चीज़ सामने धीरे धीरे आने लगी थी कि कुछ चीज़ों पर संगठनात्मक मामलों में, टिकट के मामलों को लेके अखिलेश जी के और उनके बीच में एक थोड़ा सा वैचारिक मतभेद सामने दिखाई देने लगे थे। जो हवन हो रहा था मतभेदों का, उसमें ठाकुर अमर सिंह जी ने उसमें भी आहुतियां डालने का काम किया। उससे फिर अखिलेश बिल्कुल आपे से बाहर हो गए कि अब ये हमारे पारिवारिक मामले में जो है कुछ ज़्यादा दखलंदाजी हो रही, और फिर वो एग्रेसिव मूड में आ गए अखिलेश, और फिर वो सीधा सीधा टकराव की स्थिति पैदा हो गई। करीब 3 महीने बाद यानी सितंबर 2016 में अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने मंत्रिमंडल से गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया। मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया गया। ये सभी शिवपाल यादव के करीबी माने जाते थे। अखिलेश के इस एक्शन ने मुलायम और शिवपाल दोनों को परेशान कर दिया। एक्शन का रिएक्शन तो तय था। अखिलेश की जगह शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऐसे में अखिलेश ने भी बतौर मुख्यमंत्री अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दिखा दिया कि सरकार में उनकी ही चलेगी। उन्होंने शिवपाल यादव से सरकार में सभी पद छीन लिए। इस्तीफा और मान मनव्वल का दौर शुरू हुआ। बड़ी मुश्किल से मुलायम सिंह ने मामले को शांत कराया। एक और लखनऊ की गद्दी पर काबिज होने के लिए बीजेपी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तो समाजवादी पार्टी अपनों से ही जूझने में व्यस्त थी। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे के मुद्दे पर फिर चाचा भतीजा आमने सामने आ गए। बात मेरी लिस्ट तेरी लिस्ट पर आई। दिग्गजों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूज होने लगे कि किसके साथ खड़े हों और किसके साथ नहीं। परिवार और पार्टी में झगड़ा देखते हुए मुलायम सिंह ने यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। इसका राजनीतिक गलियारों में मतलब निकाला जाने लगा कि शायद अखिलेश समाजवादी पार्टी के सीएम फेस नहीं होंगे। समाजवादी सरकार और पार्टी में एक दूसरे को निकालकर शक्ति प्रदर्शन होने लगा। यहां तक कि मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। इससे अखिलेश समर्थक सड़कों पर आ गए। इसके बाद लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। पार्टी की कमान पूरी तरह से अखिलेश के हाथों में आ गई। समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के बाद अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया।
अखिलेश को लग रहा था कि समाजवादी परिवार में फूट के बीज अमर सिंह की वजह से पड़े हैं, लिहाजा उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक तरफ अखिलेश समाजवादी पार्टी में अपने विरोधियों को निपटाने में लगे थे, तो दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी लखनऊ पॉलिटिक्स में बीजेपी का वनवास खत्म करने के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई। एक साथ कई समीकरणों पर काम पहले से ही जारी था। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हर उस चेहरे को पार्टी में शामिल कराया गया जो जातीय समीकरण के हिसाब से कमल खिलाने में दमदार भूमिका निभा सकें। कांग्रेस भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ी। ओबीसी में सुनार समुदाय से आने वाले राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो गुलाम नबी आजाद को यूपी का प्रभारी बनाया गया। बीएसपी ने भी अपनी पूरी फील्डिंग जातीय समीकरणों के हिसाब से बैठाई। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद पूरे देश की तस्वीर बदल गई। बैंकों के बाहर रुपए निकालने के लिए लंबी कतार शहर शहर दिखने लगी। नोटबंदी से लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए विरोधी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। बिना पूरी तैयारी के जो नोटबंदी का फैसला लिया है सरकार ने, उसको लेकर जो विकट समस्या पैदा हो गई है, तो उसके बारे में सरकार जो है सरकार जवाब दे। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जातीय खांचों में बटी यूपी की सियासत को कास्ट से क्लास सिस्टम की ओर मोड़ दिया। नोटबंदी के बाद उन्होंने अपनी राजनीति को गरीब बनाम अमीर में बदल दिया। मतलब बीजेपी ने 80% से अधिक वोटर्स को साधना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को लगा कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं, क्योंकि सभी जातियों के गरीब और बेरोजगारों की तादाद बड़ी है। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये 2014 में देश की कमान संभालने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजनाओं को प्रमुखता से चलाया जिससे देश के गरीब लोगों से सीधा रिश्ता बनाया जा सके। इतना ही नहीं, लोगों को जोड़ने वाली यूपीए सरकार के जमाने की बड़ी परियोजनाओं के कील कांटे दुरुस्त कर मोदी उसे चलाते रहे। मसलन मनरेगा मतलब ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने वाली योजना, भोजन का अधिकार यानी गरीबों के बहुत सस्ते दर पर अनाज देने की योजना, मिड डे मील मतलब स्कूली बच्चों को दोपहर में मुफ्त भोजन देने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के एक एक आदमी को सरकारी सिस्टम से जोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया। गरीबों को विकास के झोंके का एहसास दिलाने के लिए एक साथ कई योजनाएं शुरू की गईं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, कल्याण योजना। अरे अभी तो बहुत लंबी सूची है भाई, आप अभी से थक गए। हर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक योजना लेकर आई है। मोदी सरकार ने जिस तरह की योजनाएं तैयार की, उसमें किसी गरीब को घर बनाने में कर्ज पर सरकार की ओर से सब्सिडी, बेरोजगार लड़कों को कमाने लायक हुनर सिखाने के लिए स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग, बीमार होने पर इलाज के लिए सस्ते में बीमा का इंतजाम, बुढ़ापे में पेंशन देने के लिए अटल पेंशन योजना, बच्चियों को बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत न हो इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, गरीबों तक पहुंचने वाली सरकारी मदद से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाए जिससे सरकारी मदद सीधे खाते में ट्रांसफर होने लगी।
गरीब महिलाओं को खाना बनाते समय धुआं और घुटन से आजादी दिलाने के लिए यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के जरिए गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। दूसरी ओर मोदी सुनामी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लखनऊ की सड़कों पर रोड शो किया। दोनों की तस्वीरों वाले पोस्टर बैनर लगे जिस पर लिखा गया, यूपी को ये 7 पसंद है। अखिलेश यादव अपने हर इंटरव्यू में अपना काम गिना रहे थे। उनका नारा था, काम बोलता है। वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लेकर अपने दूसरे काम लगातार गिना रहे थे। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके काम पर समाजवादी पार्टी को वोट जरूर देंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरे देश में किसी सरकार ने इतने कम समय में नहीं बनाया होगा जितने कम समय में समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिया। 302 किलोमीटर का आज लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा खोल करके आम जनता उस पर चल रही है। समाजवादी लोगों ने सोशल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का प्रयास किया, कोशिश की है और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। जो कोशिशें हुई 5 साल में, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बीएसपी अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता में आने का ख्वाब संजोए हुई थी, लेकिन यूपी के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं लगा पा रही थी। यूपी में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगा। लोगों को भरोसा दिया गया कि जब दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह बीजेपी की सरकार रहेगी तो सूबे के लोगों की परेशानियां दूर करने की ईमानदार कोशिश होगी। बीजेपी रणनीतिकारों ने लोगों की आंखों में सुनहरे सपने संजो दिए। बीजेपी लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रही कि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो 24 घंटे गरीबों के बारे में सोचते हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए जीते हैं। चुनावी राजनीति में परसेप्शन बहुत मैटर करता है और इसमें बीजेपी के रणनीतिकार माहिर हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे पहुंचे योगी आदित्यनाथ। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।